हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि एसएससी जीडी और साथ में एसएससी एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी और एमपी पुलिस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए बिना देरी करते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है। देखिए, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी कैसा होता है? तो एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है कम फोकस वाला उत्तल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। देखिए, उत्तल लेंस का काम क्या होता है? उत्तल लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को एक जगह एकत्रित करना। प्रकाश किरणों को एक जगह एकत्रित करना। और उत्तल लेंस के लिए क्या कहते हैं? उत्तल लेंस के लिए अभिसारी, उत्तल लेंस के लिए अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस के लिए अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा बनता है। और देखिए, उत्तल लेंस किस प्रकार का होता है? उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है कुछ, जिसके इसके जो किनारे होते हैं जो बाहर की ओर फैले हुए होते हैं। और अवतल लेंस अवतल लेंस किस प्रकार का होता है? अवतल लेंस बीच में धंसा हुआ होता है। अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का अवतल लेंस होता है। तो आई होप आप लोगों के लिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर, कम फोकस वाला उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव की आंखों में निकट दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है। देखिए, मानव की आंखों में निकट दृष्टि दोष किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है? तो आप लोगों के लिए एक ट्रिक याद करा दूं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष किस प्रकार से आप उन्हें याद कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? देखिए, इसमें जो मेन चीज़ है इनकी परिभाषा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो जिस पेशेंट के लिए निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें पास की वस्तुएं तो उसे दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन उसे दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो जहाँ की उसे वस्तु दिखाई देती है उसे उस प्रकार का दोष होता है। तो यदि किसी को पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो वहाँ पर निकट दृष्टि दोष होता है। और जस्ट इसके विपरीत, यदि किसी को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो उसे दूर दृष्टि दोष होता है। देखिए, और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस उपयोग में लाया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक बता दूं कि किस प्रकार से आपको याद रखना है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में कितने अक्षर होते हैं? निकट दृष्टि दोष में कितने? 3 अक्षर होते हैं। तो इसके लिए कितने अक्षर वाला लेंस लगेगा? इसको दूर करने के लिए 4 अक्षर वाला अवतल। देखिए, 3 के लिए कितने वाला लगेगा? 3 के लिए लगेगा 4 वाला। और 2 के लिए कितने लगेगा? 2 के लिए 3 वाला लगेगा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष के लिए कितने लगेगा? 3 वाला उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये ट्रिक आपके लिए याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस उपयोग में किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। और मैंने आपके लिए इनकी परिभाषा बता ही दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए, परिक्षेपण मतलब कि प्रकाश के विकिरण फैलने से संबंधित किस चीज़ में अध्ययन किया जाता है? उसे किया जाता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है इसका राइट आंसर है, स्पेक्ट्रोमीटर। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है इसका राइट आंसर है।
स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। देखिए सूक्ष्मदर्शी का मैंने बता ही दिया कि जो बारीक सी चीज़ें होती है, यदि किसी भी चीज़ की जांच वगैरह करनी होती है, या माइक्रोन भी कवक वगैरह और भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए देखने के लिए, वायरस वगैरह के देखने किसी चीज़ का उपयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। दूरबीन का उपयोग दूर की वस्तुएं देखने के लिए जाता है। और फोटोमीटर का उपयोग किया कहाँ पर किया जाता है? फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है द्रव्य वस्तुओं के जो रंग होता है उनके लिए नापने के लिए, द्रव्य वस्तुएं जो कितने रंग नापने के लिए किया जाता है, फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए फाइबर ऑप्टिकल एक प्रकार की केबल होती है जो फाइबर ऑप्टिकल कहलाती है, फाइबर ऑप्टिकल से बनी होती है। वो किस पर कार्य करती है? जिसमें से बहुत प्रकार का डाटा प्रवाहित किया जाता है, डाटा से संबंधित जैसे कोई प्रकार किसी प्रकार की जानकारी प्रवाहित की जाती है तो उसमें फाइबर ऑप्टिकल का उपयोग किया जाता है। फाइबर ऑप्टिकल में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाइबर ऑप्टिकल पूर्णांतरिक परावर्तन पर सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर है पूर्णांतरिक परावर्तन। अब देखिए पूर्णांतरिक परावर्तन क्या कहलाता है? पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाता है, देखिए सबसे पहले तो आपके लिए अपवर्तन समझना होगा। अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब के या तो पास जाती है या अभिलंब से दूर जाती है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है वो प्रकाश के अपवर्तन में होती है, प्रकाश के अपवर्तन में होती है। तो देखिए यदि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब के पास आती है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जाती है। और जब अभिलंब से दूर जाती है और जब वो 90 डिग्री मान लो कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आई थी, ये अभिलंब है, ये इस प्रकार से आई, इस यहाँ से आई, ये है यहाँ पे क्या है? सघन माध्यम है, सघन, ठीक है। ऊपर सघन माध्यम है, नीचे है विरल माध्यम, अब यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो ये क्या होगी? ये अभिलंब से दूर जाएगी, तो अभिलंब से दूर गई और यहाँ तक आ गई, ठीक है। जब प्रकाश किरण का मान आती हुई प्रकाश किरण का मान और अधिक बढ़ाया गया, अभी इसका कोण इतना था, अभी इसका कोण और बढ़ाया गया तो ये इस प्रकार से आई, तो अभी तो इतने दूर जा रही थी, अभी और दूर जाएगी अभिलंब से, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री पे जाने लगेगी। और इसका आने वाली किरण का आपतित किरण का मान और बढ़ाने पर एक समय ऐसा आता है कि आपतित कोण का मान और अधिक बढ़ाने पर ये 90 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है। विरल माध्यम में जो आपतित किरण है वो अपवर्तित होकर 90 डिग्री से ऊपर चली जाती है, जिससे उसी माध्यम में वो पुनः वापस जाने लगती है, सघन माध्यम में जाने लगती है। इसी को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर पूर्णांतरिक परावर्तन का। इसी से पूर्णांतरिक परावर्तन से ही रेगिस्तान में मारीचिका दिखाई देती हैं, जैसे इससे भ्रम होता है कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? देखिए तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए सूर्य एक तारा है, ये तो आप लोगों के लिए मालूम ही होगा। सूर्य एक तारा है, लेकिन सूर्य हमें टिमटिमाता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वो अन्य तारों की अपेक्षा हमारे ज़्यादा नज़दीक है। अन्य सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं इस ब्रह्मांड में, लेकिन वो हमें एक बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं। क्यों? अब देखिए यहाँ पे जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों पड़ते हैं? तारे टिमटिमाते हुए इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वायुमंडल है, वायुमंडल विभिन्न प्रकार के माध्यम है, सघन माध्यम, विरल माध्यम। और जब मैंने आपके लिए इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि सघन माध्यम विरल माध्यम में अपवर्तन क्या होता है, तो वो जब सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरण पहले सघन माध्यम में गई, फिर विरल माध्यम में, फिर सघन माध्यम, फिर विरल माध्यम, इस प्रकार से आती है तो वो क्या हमारे लिए एक टिमटिमाती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार से तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो वो किस कारण से? वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अबिंदुता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है?
अबिंदुता। अबिंदुता को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर है। क्या है? सिलेंडरी। सिलेंडरी मतलब होता है बेलनाकार, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? देखिए, जल का जो तालाब है वो कम गहरा दिखाई देना मतलब जल का स्तर थोड़ी ऊपर दिखाई देना, धरती जो उसे अव्यवस्थित उथला जिसे कहते हैं उथला छिछला दिखाई देना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर, अव्यवस्थित के कारण। किसके कारण दिखाई देता है? कम गहरा अव्यवस्थित के कारण दिखाई देता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। देखिए, आपके ने अभी जब यहाँ पे और इसके अव्यवस्थित के और भी उदाहरण होते हैं। यदि आप देखिए कोई पानी से भरा हुआ कोई बीकर है, आप उसमें कोई पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल मान लो यहाँ से पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से पानी भरा है तो यहाँ से ये पेंसिल है ना कुछ इस प्रकार से थोड़ी अंदर की ओर मुड़ी हुई थोड़ी तिरछी दिखाई पड़ती है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये प्रकाश किरण है ना, ये विरल माध्यम, वायु तो एक विरल माध्यम है और पानी एक सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि विरल से सघन में जा रही है तो वो अभिलंब के पास की ओर झुक जाएगी। तो इस वजह से वो हमें थोड़ी सी तिरछी या झुकी हुई दिखाई देने लगती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। इसी कारण से तालाब का पानी भी हमें कम गहरा दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? देखिए, कारों में आपने देखा होगा कि जो फॉक्स वाले लाइट होते हैं वो किस प्रकार से वो कम प्रकाश भी ज़्यादा प्रकीर्णित कहते हैं। तो वो क्या होते हैं? अति परवलय आकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है, क्योंकि वो प्रकाश को प्रकीर्णित मतलब कि फैलाते हैं। अति परवलय का आकार के कारण वो अपने आकार के कारण प्रकाश को फैलाते हैं, जिससे अधिक कम रोशनी को भी अधिक एरिया में फैलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की तेज रोशनी से चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता। क्यों? देखिए, आप लोगों ने भी ये प्रैक्टिस किया होगा कि यदि आप कहीं धूप में जब सुबह से उठते हैं या आप सुबह जब अचानक से लाइट चली जाती है तो आपकी आंखें एकाएक तिलमिला जाती हैं, मतलब कि कुछ दिखाई नहीं देता है, आपकी आंखों में से कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आपकी या तो पुतली सिकुड़ती है या फैलती है। तो जब आपकी जो पुतली है ना उतने सेकंड में, मिली सेकंड में वो पुतली एडजस्ट नहीं कर पाती है, मतलब या तो वो सिकुड़ती नहीं है या वो फैलती नहीं है। इसी कारण से वो हमें अंधेरा दिखाई देने लगता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर, आइरस पुतली तत्काल प्रसारित नहीं हो पाती है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है? रोशनी मतलब प्रकाश से आप अंधेरे की ओर जा रहे होते हैं तो पुतली प्रसारित मतलब फैलती नहीं है, और जब आप अंधेरे से तेज रोशनी में जाएंगे तो वो क्या होगी? सिकुड़ेगी नहीं। तो इसी कारण से जब आपके लिए कम प्रकाश से अधिक प्रकाश में आप जाते हैं या अंधेरे से उजेले में जाते हैं तो इसी प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। देखिए, 3D फिल्में देखने के लिए अभी हाल ही में तो नहीं, जो पिछली साल रिलीज हुई थी शायद रॉबर्ट 2.0 जो कि 3D मूवी बनाई गई थी। तो उसमें उसे देखने के लिए किस प्रकार के चश्मों का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए चश्मों का उपयोग किया जाता है पॉलीराइड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा है इसका सही आंसर है, पॉलीराइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संवातक कमरे की छत निकट लगाए जाते हैं। क्यों? देखिए, संवातक का मतलब होते हैं जो प्रकाश के छिद्र होते हैं, उन्हें ऊपर की ओर क्यों लगाया जाता है? छत के नज़दीक क्यों लगाया जाता है? मान लो कोई दीवार इस तरह की है, ये कोई दीवार है और इसमें ब्लॉक है, ये यहाँ पर समझो ईंटें लगी हुई हैं, यहाँ पर ईंटें लगी हुई हैं, लेकिन आप यहाँ पर बीच में कहीं पर होल नहीं छोड़ते हैं, यहाँ पर बीच पे कोई होल नहीं छोड़ते। आप कहाँ पर छोड़ते हैं? आप छोड़ते हैं यहाँ पे, ये आपका स्लिप है तो आप यहाँ पे काफ़ी गैप छोड़ते हैं। ऐसा क्यों?
आप इसके ऊपर ही क्यों छोड़ते हैं, यहाँ पर बीच में या नीचे क्यों नहीं छोड़ते हैं? ऐसा इसलिए ऊपर छोड़ते हैं क्योंकि जो गर्म हवा है ना, गर्म हवा वायुमंडल के निचले तले से ऊपरी तले की ओर उठने लगती है, और जो गर्म हवा है वो नीचे से ऊपर की ओर उठती है, और इन जो होल दिए होते हैं इनसे बाहर निकल जाती है। तो उस कमरे का जो तापमान है वो मेंटेन रहता है, तापमान बढ़ नहीं पाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। सांस से छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर की उठती है और बाहर चली जाती है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरीचिका का कारण क्या है? देखिए, इसके पहले जो क्वेश्चन बताया मैंने वहाँ पर ही बताया था कि मरीचिका का बनने का कारण क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है, वायु की परतों का पूर्णांतिक परावर्तन। वायु की परतों का पूर्णांतर, मैंने अभी इसके जो जस्ट पहले क्वेश्चन बताया वहाँ पर पूरा बताया, मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ एक बार आपके लोगों के लिए। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब के या तो पास में आएगी या अभिलंब से दूर जाएगी, ठीक है। लेकिन जब देखिए वायु क्या है, एक विरल माध्यम है, और धरती वायु एक विरल माध्यम है। जब विरल माध्यम से कोई वस्तु सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से पास आती है। जब यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से पास आती है, और इसी के जस्ट अपोजिट यदि सघन माध्यम से कोई वस्तु विरल माध्यम में जा रही होती है तो वो अभिलंब से दूर हटती जाती है, और दूर हटने के कारण वो क्रांतिक कोण जब 90 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो वो वहाँ पर चमकने लगती है, वो वस्तु चमकने लगती है, जिससे इसी को पूर्णांतिक परावर्तन कहा जाता है। और इससे हमें भ्रमण लगता है कि वहाँ पे पानी है, हालांकि वहाँ पे पानी नहीं होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? देखिए, पृथ्वी पर स्थित दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए किसके चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, पार्थिव दूरदर्शी। देखिए, खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है आकाश की वस्तुएं देखने के लिए। सूक्ष्म दूरदर्शी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? सूक्ष्म दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है सूक्ष्म बारीक वस्तुओं को देखने के लिए। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? देखिए, अवतल लेंस में से हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है, आभासी और सीधा बनता है। और उत्तल लेंस में कैसे मैंने बताया शुरुआत में कि उत्तल लेंस में किस प्रकार का बनता है। उत्तल लेंस में बनता है वास्तविक एवं उल्टा बनता है उत्तल लेंस में। और अवतल लेंस में किस प्रकार का बनता है? आभासी एवं सीधा। और अवतल लेंस का देखिए, अवतल लेंस किस प्रकार का होता है? अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है जो कि अंदर की ओर कुछ धंसा हुआ होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकती है? देखिए, चमगादड़ किस कारण से अंधेरे में उड़ सकती है? तो वो पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करती है, पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है। पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करके वो अंधेरे में भी उड़ सकती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को कहते हैं। देखिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्तियों का कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है श्रव्य ध्वनि। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। देखिए, ध्वनि के 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, श्रव्य ध्वनि, एक तो यही होगी श्रव्य ध्वनि, ठीक है। श्रव्य ध्वनि के बाद अश्रव्य ध्वनियाँ, अश्रव्य ध्वनियाँ, अश्रव्य ध्वनि के बाद क्या होती है? पराश्रव्य ध्वनियाँ, पराश्रव्य ध्वनि। देखिए, श्रव्य ध्वनि की रेंज तो कितनी होती है? श्रव्य ध्वनि की रेंज तो इसी क्वेश्चन में हमें याद करने को मिल गई, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? होती है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम होती है। पराश्रव्य ध्वनि की परास कितनी होती है? पराश्रव्य ध्वनि की परास या रेंज होती है
20,000 हर्ट्ज से ऊपर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है पराश्रव्य ध्वनि की परास, जिसका उपयोग चमगादड़ अपने भोजन तलाशने के लिए या फिर अंधेरे में उपयोग करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है उसे कहा जाता है श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगता है। देखिए जो ग्रहण है वो किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर है। देखिए विवर्तन, अब आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहले विवर्तन किसे कहते हैं। विवर्तन उसे कहते हैं कि देखिए सूर्य जब कोई ग्रहण लगता है, मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है। जब सूर्य, यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है और यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ से सूर्य से जो प्रकाश किरण निकल रही हैं, तो प्रकाश किरण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाएगा तो ये सारी रोशनी कहाँ पे छिक जाएगी, यहाँ पे चंद्रमा के पास छिक जाएगी। और जो रोशनी, बची हुई रोशनी है ना, वो यहाँ से निकलने लगती है इसके किनारे से और यहाँ पे एक छायांकित भाग बनाती है, छायांकित भाग बनाती है। इसी छायांकित भाग जो बनता है उसे ये विवर्तन के कारण ही बनता है। तो जो प्रकाश ग्रहण बनने की घटना होती है ना, ये विवर्तन के कारण होती है। अब आप लोगों की जानकारी बताएं तो देखिए चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो जब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि किस कारण से बनता है, ये खगोलीय घटनाएं होती हैं। फिलहाल ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिए। ग्रहण की प्रकाशीय परिघटना के कारण लगते हैं तो वो होते हैं विवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। देखिए पानी में जो हवा का बुलबुला है वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाता है। कोई वर्णांध व्यक्ति होता है जो किन रंगों के बीच भेदभाव नहीं देख पाता है या अंतर नहीं देख पाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर, लाल और हरा। लाल और हरा ये क्या है, एक यह अनुवांशिक बीमारी भी हो सकती है, जबकि यदि किसी माता के लिए होती है तो ये बच्चे के लिए भी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरे की चमक का कारण क्या है। देखिए हीरे की चमक का कारण क्या है, तो यहाँ पे है पूर्णांतिक परावर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर, पूर्णांतिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक क्यों होता है। देखिए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखना खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि देखिए सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें होती हैं तो उस समय चंद्रमा से ना छिपके वो सीधे पृथ्वी पे आने लगती हैं, ठीक है। और जो हमारी आंखों के लिए हानिकारक होती है पराबैंगनी किरणें, तो वो उन्हें देखने के, यदि पराबैंगनी किरणों से क्या होती है, पराबैंगनी किरणों से त्वचीय कैंसर वगैरह और आंखों की जो पुतलियाँ हैं वो खराब होने का डर होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पे आ सकती हैं और इसी कारण से आपके लिए सलाह दी जाती है कि सूर्य ग्रहण के समय नंगी आंखों से सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात में के माध्यम में संचित नहीं किया जा सकता है। देखिए किस प्रकार की तरंगों को निर्वात में संचित नहीं किया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है, ध्वनि तरंगों को। ध्वनि तरंगें ओनली तीन ही माध्यमों में संचरित हो सकती है। देखिए सब ठोस, ध्वनि केवल ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों माध्यम में प्रवाहित हो सकती है या संचित हो सकती है, लेकिन निर्वात में ध्वनि संचित नहीं हो सकती। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मापक है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है।
कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्पण के पीछे के पृष्ठ पर निम्नलिखित में से किसकी पतली परत लेपित रहती है। देखिए दर्पण है तो उसकी पिछली परत पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका राइट आंसर है सिल्वर। हालांकि अब सिल्वर महंगी होगी, सिल्वर मतलब चांदी महंगी होती है, इस वजह से अब सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। लेकिन उस समय पहले के ज़माने में सिल्वर का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, यदि आपके लिए सिल्वर ना मिले तो आपके लिए वहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट यूज करना है। यदि सिल्वर नाइट्रेट ना मिले तो वहाँ पर सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि इसका सही आंसर सिल्वर ही है। यदि दोनों कंडीशन में दिया गया हो तो इसका सही आंसर होगा सिल्वर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खतरे के निशान प्रायः लाल होते हैं क्यों। क्योंकि लाल प्रकाश होता है। देखिए जो खतरे के निशान होते हैं वो अधिकांशतः आपने नोटिस किया होगा कि वो लाल ही कलर के क्यों बनाए जाते हैं, या ट्रेन की बत्ती है वो भी लाल कलर की यूज क्यों की जाती है, लाल या हरे कलर की। क्योंकि लाल कलर का है वो प्रकाश का विकिरण बहुत कम होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक दिखाई देता है और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करता है। इसी कारण से सिग्नल प्रायः लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही आंसर है। इसका विचलन सबसे कम होता है, इसका विचलन सबसे कम होता है और ये अधिक से अधिक दूरी ट्रेवलिंग कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही आंसर है। यदि दोस्तों आप लोगों के लिए मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।